Hello friends, my name is Jitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जैसे ही कंप्लीट कर लिया है तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जो हेडिंग है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं एक बार थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं, बिकॉज ओवरऑल तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में ही होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड होता है, एक होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर बेस्ड होता है, जैसे हमारी लेक्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, वो जो है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आज के जो टॉपिक का मेन, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक होने वाला है, वी विल बी फोकसिंग ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ओनली। हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम लोग इस क्लास को खत्म होने के बाद देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन आज जो थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि जो लैंड बेस्ड होते हैं, जो लैंड बेस्ड होते हैं। और जहाँ तक हम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर इकोसिस्टम होगा दैट वुड बी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हालांकि यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, बट दैट वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, और टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम ये लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। चलिए, तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। और वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं? डिफरेंट तरह की बायोटिक इंटरैक्शन होती है, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, वो सब हम लोगों ने देखा है। तो उस तरह से वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जो है आपस में उस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और ये इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? ताकि वो उनको फूड मिल सके, उनको एनर्जी मिल सके, वो उनका न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग हो सके। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ऑलरेडी हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल में, यानी कि लास्ट चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी वो भी पार्ट कर चुके हैं। तो बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं, एंड देन आई विल बी गोइंग इनटू द डिटेलिंग ऑफ दोज काइंड ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमें पता ही है। एक होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है लैंड बेस्ड, एक होता है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वाटर बेस्ड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स पे होता है, हमारी कंट्रीज में पाया जाता है, हमारे बॉर्डर एरियाज में पाया जाता है, हमारे माउंटेन एरियाज में पाया जाता है, हमारे पोलर रीजन्स में पाया जाता है, वो है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो हमारा वाटर बॉडीज जैसे हमारे ओशंस हो गई, हमारी लेक्स हो गई, हमारे रिवर्स हो गई, उसको बोलते हैं एक्वेटिक इको सिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जिन दो इकोसिस्टम की बात मैं आज वाले चैप्टर में करूंगा वो होगा आपका टुंड्रा एंड योर फॉरेस्ट। टुंड्रा एंड योर फॉरेस्ट, टुंड्रा इकोसिस्टम एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेन फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट और टुंड्रा इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम जो है इट वुड बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन इंडिया, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस वीडियो। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, बिकॉज ज़्यादा डिटेलिंग में हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस में जाएंगे। मेजरली ये जो है ज्योग्राफी का टॉपिक रहता है, लेकिन वो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बट आई विल बी नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेलिंग ऑफ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज वो जियोग्राफी में हम लोग कवर करेंगे। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बने उस पर्सपेक्टिव से जो है हम लोग थोड़ा सा इसको देखने वाले हैं, राइट। चलिए, तो
और डेजर्ट इकोसिस्टम ये भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। डेजर्ट इकोसिस्टम भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। सो ये भी आज की वीडियो में तो कवर नहीं होगा, ये भी हम लोग इंडियन फॉरेस्ट के साथ साथ डेजर्ट इकोसिस्टम भी कवर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। तो हॉट डेजर्ट के बारे में बात करेंगे एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो इंडिया में फोकस्ड हैं, जैसे इंडिया में थार डेजर्ट है और लेह लद्दाख वाला डेजर्ट है, ठीक है। तो ये भी हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है, बट इट वुड बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम की। टुंड्रा इकोसिस्टम, आप इसे टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेटिक रीजन भी कह सकते हो, टुंड्रा टाइप। देखिए, हमारे जो क्लाइमेटिक जो ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स है ना, ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ज्योग्राफी स्टडी, राइट। और ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स करने के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, एक है हमारे पास NCERT और दूसरा है हमारा GC लियोंग। एक पतली सी बुक होती है GC लियोंग, बड़ी अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, आप सबको ले लेनी चाहिए। ज्योग्राफी की बुक है GC लियोंग, राइट, गोची लियोंग। और एक है हमारी NCERT। तो जितने भी हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो हम लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा तो आई वुड से प्लीज कवर योर ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स फ्रॉम द GC लियोंग। इसके अंदर जो डिवीजन दी गई है वो ज़्यादा बेटर तरीके से दी हुई है, बिकॉज NCERT के अंदर जो डिवीजन दी हुई है वो दी हुई है कोपन बेस्ड डिवीजन, और कोपन बेस्ड डिवीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एज सच, राइट। तो हम लोग जनरल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सो प्लीज अवॉइड दैट टॉपिक फ्रॉम योर NCERT एंड ट्राई टू कवर ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन्स फ्रॉम द GC लियोंग। तो ज़्यादा डिटेलिंग में इस टॉपिक के बारे में जो है मैं वहाँ पे जाऊँगा व्हेन आई विल कवर GC लियोंग, राइट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखेंगे, राइट। चलिए, टुंड्रा आपने वर्ड पहले भी बहुत बार सुना होगा, अपने स्कूल में जब NCERT वगैरह पढ़ा होगा। देखिए, पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल की साइड में ये आपका ग्रीनलैंड है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये सब एरिया, ये जो यहाँ पे एरिया देख रहे हो ये, ठीक है, पोलर रीजन में, ये सब आपका जो है टुंड्रा वाला पार्ट है, ये सब आपका टुंड्रा वाला पार्ट है, ठीक है। टुंड्रा वाला पार्ट जो है वो ज़्यादातर आपका नॉर्थ पोल में ही एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल में वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है, बिकॉज ज़्यादा वाटर बॉडी जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ द मोर वाटर कंटेंट एंड ओशियंस, दैट इज़ वाई वहाँ पे ज़्यादा टुंड्रा हमें नहीं मिलता है, बट या ठीक है। अब हम ऐसा बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में टुंड्रा एरिया मिलता ही नहीं है, येस दैट इज़ देयर, बट एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ वेरी लेस, राइट। चलिए, तो वर्ड टुंड्रा कहाँ से आया? इट्स अ फिनिश वर्ड, फिनिश मतलब फिनलैंड, ठीक है, जो फिनलैंड के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज फिनिश। उसका नाम है टुंट्री वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीलेस माउंटेन ट्रैक। ट्रीलेस, तो नाम में ही इसका लिखा हुआ है ट्रीलेस, मतलब यहां पे यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीज। लेकिन ट्रीज नहीं मिलेंगे तो क्या हमें वहां पे कोई वेजिटेशन ही नहीं मिलेगी क्या? इसका मतलब ये है? नो। ट्री का मतलब, ट्रीलेस का मतलब यह है कि यहां पे बड़े ट्री नहीं मिलेंगे जिनके प्रॉपरली रूट जो है वो डिवेलप होते हैं, बट यहां पे कुछ ग्रास मिल सकती है, कुछ लाइकन मिल सकता है, राइट। उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, बट प्रॉपरली ट्रीज आपको नहीं मिलेंगे जिनकी एक रूट जो है वो टेबुलर काइंड ऑफ रूट्स होते हैं, वो जो प्रॉपरली डेवलप होते हैं, तो ट्रीलेस होता है। तो यानी कि वो एरियाज, वो इकोसिस्टम जहाँ पे जो है ट्रीलेस कंडीशन होती हैं, ट्रीलेस, ठीक है, वहाँ पे आप बोलते हो कि यस वहाँ पे जो है टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि टुंड्रा इकोसिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब ये ट्रीलेस जो है आपका दो जगह पे जो है एग्जिस्ट कर सकता है। डेफिनेटली टुंड्रा का जब ट्रीलेस की हम लोग बात करते हैं तो एक दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है कि वहाँ पे किसी तरह की भी जो है बड़ी वेजिटेशन सपोर्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो टुंड्रा हमारा बेसिकली दो एरियाज में मिलता है। एक आपका टुंड्रा मिलता है क्लोज टू द पोलर एरियाज, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो,
है ना, इस पिक्चर में आप देख ही सकते हो जो ये पोल के पास में है। और एक आपका टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा क्लाइमेट मिलता है हाई पीक्स पे। देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। इफ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड यू विल फाइंड टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेट देयर। टुंड्रा तो जो हाई पीक्स होते हैं, जो माउंटेन हाई पीक्स होते हैं, जो 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर के होते हैं, उन हाई पीक्स पे टेम्परेचर इतना लो होता है -40 डिग्री, -50 डिग्री, कि वहाँ पे किसी की तरह भी जो है प्रॉपर वेजिटेशन सपोर्ट नहीं हो सकती है। तो ये जो आपका टुंड्रा काइंड ऑफ क्लाइमेट है, टुंड्रा जो आपका इकोसिस्टम है, ये आपका दो जगह पे मिलता है। एक मिलता है आपका पोलर एरियाज में और दूसरा मिलता है आपका हाई पीक्स पे। हाई पीक्स पे तो जो पोलर एरिया में मिलता है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा। और जो हाई पीक्स पे मिलता है, हाई पीक्स पे, अब ये हाई पीक्स पे कहीं भी मिल सकता है, ये आपको हिमालयाज पे भी मिल सकता है, रॉकीज एंडीज पे भी मिल सकता है, किलिमंजारो पे भी मिल सकता है, फिजी में भी मिल सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्पाइन टुंड्रा, ALPINE, अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा। तो दो टुंड्रा हमारे पास हैं, वन इज आर्कटिक टुंड्रा जो आपका पोलर रीजन में मिलता है, और दूसरा है आपका जो माउंटेन्स की हाई पीक्स पे मिलता है, यानी कि जो स्नो कवर्ड पीक्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा का मतलब क्या होता है? बैरन लैंड, मतलब ट्रीलेस लैंड, वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर सो सीवियर दैट लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड हेयर। इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर लाइफ टू सस्टेन इटसेल्फ। कुछ बैक्टीरियल लाइफ ही वहाँ पे सस्टेन करेगी, या कुछ बहुत ही जो ऐसी लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो इतनी हार्श कंडीशन को जो है सेटिस्फाई, जो वहाँ पे उनको अडेप्ट कर सकते हैं खुद को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एवोल्यूशन के थ्रू कुछ स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप हुआ होता है, राइट। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि टुंड्रा काइंड ऑफ जो क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं, बहुत ही कम वहाँ पे आपको फ्लोरा मिलेगा, बहुत ही कम आपको वहाँ पे फोना यानी कि एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ आपको वहाँ पे नज़र आती है। और जहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आप ऑलरेडी आप लोग इस पिक्चर में देख ही सकते हो। तो पार्ट ऑफ रशिया यानी कि जो साइबेरिया वाला रीजन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज रशियन साइबेरिया वाला रीजन। कनाडा और यूएसए, ये यहाँ पे अलास्का है, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, और इधर वाला पार्ट है कनाडा का है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह के ट्रीज नहीं मिलते हैं, ठीक है। इससे नीचे यहाँ पे आपको ट्री मिलेंगे, यहाँ पे इस लाइन में आपको ट्री मिलते हैं, ठीक है, इस लाइन में जो है आपको ट्री मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप जाते हो इससे आगे, जैसे ही आप इससे आगे जाते हो तो यहाँ पे आपको ट्रीज मिलते हैं, यहाँ तक, इस लाइन तक जो है यू विल फाइंड ट्रीज, इस लाइन तक यू विल फाइंड ट्रीज। लेकिन जैसे ही आप इस लाइन से आगे जाते हो तो you will find no tree at all. It's a treeless land. It's a barren land. इसको बोलते हैं ट्री लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ट्री लाइन। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए टुंड्रा के बारे में, तो यू कैन से इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ ट्री लाइन, है ना, ट्री लाइन के ऊपर में एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टुंड्रा, ठीक है। तो साउथ पोल में तो टुंड्रा बहुत कम है, इट्स अ वेरी स्मॉल सिंस मोस्ट ऑफ द इट इज कवर्ड बाय द ओशियंस, राइट। अल्पाइन टुंड्रा इट इज फाउंड ऑन द हाई माउंटेन्स, ठीक है, जैसे हिमालय पे, एल्प्स पे, हाई माउंटेन पे ये पाया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। द रीजन हैज, पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द रीजन हैज अ वेरी लो मिनिमम टेम्परेचर, यहां पे आप लिख सकते हो मिनिमम
temperature, very low minimum temperature. This temperature can go up to -20 डिग्री सेंटीग्रेड. भैया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. आजकल आपको नॉर्थ इंडिया में, आपको आजकल इंडिया में नदर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर हो रही हैं, तो दिल्ली में टेम्परेचर इज अराउंड 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री. इतने टेम्परेचर में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है, राइट. तो आप -50 तो इमेजिन ही नहीं कर सकते. दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इतने कम टेम्परेचर पे आपको लश ग्रीन वेजिटेशन मिलेगा, आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. बहुत ही स्पेशलाइज्ड वहाँ पे आपको जो है ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हों चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं. यानी कि वो इन कंडीशंस के लिए स्पेशली इवॉल्व होते हैं. वो किसी दूसरी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जब इतनी कम टेम्परेचर होता है वहां पे, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द सोइल ऑफ दिस एरिया. तो यहाँ पे जो सोइल होती है ना वो फ्रोजन होती है. यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज फ्रोजन. यहाँ की जो सोइल होती है दैट इज ऑल्सो फ्रोजन. दैट सोइल इज ऑल्सो फ्रोजन. तो ये जो ग्राउंड होता है, बेसिकली ग्राउंड जो है वो कंप्लीटली फ्रोजन स्टेट में होता है. और उस वो जो फ्रोजन स्टेज में होता है, इट इज परमानेंटली फ्रोजन. इट इज परमानेंटली फ्रोजन. जो परमानेंटली फ्रोजन जो सोइल होती है उसको बोलते हैं परमाफ्रोस्ट. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट. इट इज कॉल्ड परमानेंट प्लस फ्रोजन. उससे ये वर्ड निकला है परमानेंट फ्रोस्ट. वाई? बिकॉज टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो. तो ग्राउंड एंड द सोयल, दिस इज कंप्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब 9-10 महीने 11 महीने वो फ्रोजन स्टेट में ही रहता है. ठीक है. और विंटर में यहाँ पे बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं. बहुत तेज हवाएं. देखो, एक तो पहले ही टेम्परेचर इतना कम है, ऊपर से इतना तेज हवाएं भी चल रही हैं बहुत स्पीड के साथ. तो आप सपोज आप इमेजिन ही कर सकते हैं वहां पे लाइफ को सस्टेन करना कितना डिफिकल्ट होता होगा. तो वो जो हाई स्पीड जो विंड चलती है उनको बोलते हैं ब्लिजर्ड. क्या बोलते हैं? ब्लिजर्ड. यू कैन चेक आउट यूट्यूब ऑल्सो, तो वहां पर भी आपको ब्लिजर्ड की जो है वीडियोज वगैरह मिल जाएंगी. ठीक है. यहां पे जो है आपको सिर्फ 2 सीजन ही देखने को मिलते हैं. हालांकि देखो, इमेजिन करके ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सीजन्स होते ही नहीं होंगे, थ्रू आउट जो है सिर्फ विंटर ही विंटर रहता होगा. नो, थ्रू आउट यहाँ पे विंटर नहीं रहता है. थ्रू आउट यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, बट उस 12 महीने के दौरान भी जो है यू विल फाइंड 2 सीजन्स हेयर. वन इज समर एंड अनदर इज विंटर. हाँ, वो बात अलग है कि साल के 9 या 10 महीने यू विल फील विंटर हेयर. ओनली फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जो है यहां पे समर आता है. जब आपका सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, मतलब मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है जून के महीने में, ठीक है, जून और जुलाई, आप ये 2 महीने कह सकते हो कि जब यहाँ के टुंड्रा एरिया का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, इट इज लिटिल बिट वार्म. तो वो जो वार्म कंडीशंस होती हैं तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे समर. अब यहाँ पे समर आने का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर जो है 40-50 डिग्री हो जाएगा. नो, इट इज स्टिल वेरी लो एंड दैट समर इज फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. तो वहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन होती है वो उन 2-3 महीने में ही ग्रो करती है, क्योंकि अदरवाइज तो वो परमानेंटली फ्रोजन रहती है. राइट. सो समर एंड विंटर, ये 2 सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और चलिए फ्लोरा की बात करते हैं, यानी प्लांट लाइफ की बात करते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लाइकन्स मिलेंगे. You will see lichens, cotton grass, dwarf heath, sedges, willows and birches. ये बहुत ही स्मॉल वेजिटेशन है, कोई ऐसे कोई लंबे लंबे ट्री नहीं है. नो, वेरी स्मॉल वेजिटेशन. ठीक है. और वो भी सिर्फ 2 महीने में ही ग्रो करते हैं, अदरवाइज तो वो टोटली फ्रोजन स्टेट में ही रहते हैं. और जब बात करूँ मैं फौना की यानी एनिमल लाइफ की बात करूँ, तो ये आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज रेनडियर. ठीक है, रेनडियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. दिस इज मस्क ऑक्स. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी पे कितना ज़्यादा फर है और ये कितने ज़्यादा हेयर हैं. वाई? टू इंसुलेट इट फ्रॉम द वेरी लो टेम्परेचर. तो हीट को ट्रैप करके रखता है. तो ये जो हेयर होते हैं, बॉडी हेयर हेल्प दीज एनिमल्स रिटेन सम टेम्परेचर. राइट. तो इनको वार्म रखता है.
या तो इनके बॉडी पे हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो होगा ही होगा, और इनकी जो फैट होती है इनकी बॉडी के ऊपर, वो भी बहुत थिक लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है, ताकि वो हीट को प्रॉपरली स्टोर करके अपनी बॉडी में रख सकें। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये क्या है, ये आपके जो है हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स। तो डेफिनेटली जब हर्बीवोर्स होंगे तो इनको कंज्यूम करने के लिए कार्निवोर्स भी होंगे, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम तो इकोसिस्टम में बनाना जरूरी है। तो आर्कटिक फॉक्स आपको यहाँ पे देखने, वोल्व्स आपको देखने को मिलेंगे, पोलर बेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पोलर बेयर्स, वोल्व्स एंड द फॉक्सेस, तो ये लाइफ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ के जो मैमल्स होते हैं, इनके अंदर एक बड़ी खास तरह की जो है एक करेक्टरिस्टिक होता है। देखिए, जब आपने कभी नोटिस किया होगा विंटर के टाइम पे, आपने अपने एरिया में भी कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी, देर आर सम एनिमल्स जो विंटर के टाइम पे जो है गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही समर आता है या जैसे ही रेनी सीजन आता है वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे फ्रॉग्स, आजकल जो है यू विल नो नेवर सी अ फ्रॉग बिकॉज टेम्परेचर इज लो। अभी फ्रॉग्स कहाँ हैं? क्या वो मर गए सब के सब? नहीं, मरे तो नहीं हैं। कहाँ गए हैं? दे हैव गॉन अंडरग्राउंड एंड दे हैव गॉन इन हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब यह है कि दे आर स्लीपिंग नाउ। जब वो सोते हैं तो उनकी जो है हार्ट बीट स्लो हो जाती है। हार्ट बीट जब स्लो होती है तो एनर्जी कंजम्पशन जो है कम होता है, तो वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। तो विंटर के टाइम पे वो एनर्जी को सेव करते हैं, एंड दे स्लीप बिकॉज they cannot bear this very low temperature, that is why they do not come out। लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा रेनी सीजन स्टार्ट होता है, बारिश वारिश स्टार्ट होती है, तो मेंढक जो है बाहर निकल जाते हैं, तो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो आपका टुंड्रा टाइप ऑफ एरिया होता है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, जहाँ पे कंडीशन बहुत हार्श होती हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ के कुछ मैमल्स जो हैं जैसे पोलर बेयर, इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवोल्यूशन के थ्रू, राइट, कि वो क्या करते हैं, वो समर्स में जब थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है तो समर्स में वो बाहर आते हैं, बहुत सारा फिश कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा फूड कंज्यूम करते हैं, और वो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं। बिकॉज विंटर में जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो कंडीशन पे जाता है, -40-50 डिग्री तक जाता है, तो वो लोग जो है अपनी केव्स वगैरह में, अपनी जो है बरों में वहाँ जाके सो जाते हैं, मतलब हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेट। और तो वो पूरा जो है विंटर के टाइम पे वहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनकी बॉडी में जो फैट स्टोर हुआ था उस फैट को बर्न करते हैं, ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, और दोबारा से जब समर आता है वो फिर से बाहर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, क्योंकि विंटर के टाइम पे वहाँ पे फूड स्कार्स हो जाता है, स्कार्स हो जाता है, तो बिकॉज फूड स्कार्स हो जाता है तो दे कैन नॉट कंज्यूम, तो इट्स बेटर टू गो इन हाइबरनेशन। तो दे कम आउट व्हेन फूड इज इन अबंडेंस, राइट। तो हाइबरनेट जो है वो यहाँ के कुछ मैमल्स जो है करते हैं विंटर के टाइम पे, व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट लाइफ ज़्यादा नहीं है, देखिए प्लांट्स क्या है वो हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, राइट, प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं, और प्लांट्स ही लाइफ यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो बिकॉज प्लांट लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लश ग्रीन नहीं है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस नहीं है, तो क्योंकि प्लांट लाइफ यहाँ पे काफ़ी फ्रजाइल होती है, इसीलिए ये जो टुंड्रा इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी फ्रजाइल होता है। देखिए, जब आपके पास चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं ना, अगर आप उनमें से किसी एक चीज़ को रिमूव कर दोगे तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसे आपका जो घने जंगल होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है कई सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक सोर्स को जो है वो फूड चेन से निकाल भी दिया तो वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकता है, राइट, तो सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हैं। तो सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रजाइल नहीं होता है। लेकिन टुंड्रा वाले में क्या है, बिकॉज कंडीशंस आर वेरी वेरी स्कार्स, फूड इज वेरी स्कार्स, राइट, सो दैट इज वाई दिस टुंड्रा इकोसिस्टम इज वेरी वेरी फ्रजाइल, इट्स वेरी वेरी फ्रजाइल। लेकिन यहाँ पे अगर आपको देख के ये लग रहा होगा, सुन के ये लग रहा होगा कि यार इतनी हार्श कंडीशन होती हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता होगा, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं होती होगी, बट ऐसा नहीं है भैया, ह्यूमंस जो है हर जगह पहुँच गए हैं। ठीक है, वी हैव इन्वेडेड एवरी टेरिटरी ऑफ अर्थ। अरे जब हम लोग मून को नहीं छोड़ा, वहाँ की टेरिटरी को भी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, हमने मार्स को नहीं छोड़ा,
उसको भी हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया। तो ये धरती क्या चीज़ है, चाहे भैया कंडीशन जितनी मर्जी हार्श हों, अगर वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, देन वी विल गो देयर एंड वी विल एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो आपका एरिया है ना, टुंड्रा एरिया, दिस इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। कोल वहाँ पे है, गोल्ड वहाँ पे है, यूरेनियम वहाँ पे है। यू जस्ट नेम अ रिसोर्स, नेम अ मेटल, नेम्स एनीथिंग, यू विल फाइंड इन दिस एरिया। वहाँ का क्रूड ऑयल आपको वहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलता है, नेचुरल गैस आपको वहाँ पे मिलती है, नेचुरल गैस आपको वहाँ पे मिलती है। तो जब इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, तो डेफिनेटली वी विल गो देयर एंड एक्सप्लोर दैट। तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी भी हम लोग करते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि टुंड्रा जो इकोसिस्टम है, दिस इज़ वेरी वेरी फ्रजाइल। पहले तो ये ऑलरेडी फ्रजाइल है, कंडीशन इतनी हार्श है, ऊपर से जो है ह्यूमन बींग्स वहाँ पे चले गए फॉर माइनिंग पर्पज़। तो हम लोगों की वजह से वहाँ पे यहाँ का इकोसिस्टम और ज़्यादा डेंजर में आ गया है, राइट। The ecosystem, which was already very fragile, now it is in a perpetual danger because of the human activities, such as mining, such as oil spill. Oil spill. अभी रिसेंटली इसी साल मई में 2020 में रशिया में साइबेरिया में जो है ऑयल स्पिल हुआ था। 17,500 टन ऑफ डीजल was spilled in a river near Norilsk. This is the name of the area, Norilsk, near Norilsk। ठीक है, रशिया के अंदर अभी मई 2020 के अंदर इतना ज़्यादा 17,500 टन ऑफ डीजल वॉज स्पॉइल्ड इन अ रिवर। अब आप इमेजिन कर सकते हो, डू यू नो कि कितने साल लगेंगे वहाँ से इसको साफ करने में। एक्सपर्ट्स का मानना है दैट इट विल टेक बिटवीन 10 to 15 years to clean up this mess। 10 to 15 years is a long period of time। Now you can imagine the extent of destruction human beings are causing in these fragile ecosystems। और वो तो उन्होंने बताया भी नहीं था, उनको लगा कि यार गवर्नमेंट को कहाँ ध्यान रहेगा, हम तो इतना एक्सट्रीम एरिया में हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया कुछ लोगों ने पिक्चर सोशल मीडिया पे डाली और ये फिर जो है दुनिया के सामने ये इशू आया। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल कोई एक आप बोल सकते हो कि कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होता होगा, रोज तो ऑयल स्पिल नहीं होता होगा डेफिनेटली, बट देर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देर इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज होता जा रहा है। टेम्परेचर जो है, जो समर्स में टेम्परेचर पहले 10 डिग्री 15 डिग्री तक जाता था, अब वो जो है 20-25 डिग्री तक भी जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो यहाँ पे परमानेंट ग्राउंड जो था वो फ्रोजन था, अभी वो फ्रोजन नहीं है। जो सोयल यहाँ पे जी थी, जो ग्राउंड यहाँ पे था, जो परमाफ्रोस्ट यहाँ पे था, नाउ दैट परमाफ्रोस्ट ग्राउंड इज लिटिल बिट मेल्टिंग। और तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मेल्ट हो रहा है। उस मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, यू नो, उस ग्राउंड के अंदर जो है मीथेन जो है वो स्टोर है, मीथेन जो है वो स्टोर है। अब जब वो ग्राउंड ही मेल्ट हो जाएगा, वो जो ऊपर स्नो थी, जो आइस थी, जो वो फ्रोजन सोइल थी, वो जब मेल्ट होने लगेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो मीथेन क्या होगी, वो मीथेन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी। एंड मीथेन इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। इट विल अगेन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो देख रहे हो आप यहां पे कैसे पॉजिटिव फीडबैक बन रहा है। इट्स अ लूप। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वहां पे मेल्टिंग हुआ, उस मेल्टिंग की वजह से जो है मीथेन रिलीज हुई, मीथेन रिलीज होने की वजह से दोबारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ये पॉजिटिव लूप बनेगा। इट वुड बी अ साइकिल विच विल नेवर बी स्टॉप्ड। वंस दिस साइकिल इज स्टार्टेड इट विल नेवर बी स्टॉप्ड। इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक। और ज़्यादा मीथेन रिलीज होगी, और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ज़्यादा मेल्टिंग होगी। तो वो जो मीथेन ग्राउंड के अंदर है, इट विल बी रिलीज्ड इन द एटमोसफियर एंड इट्स अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ मोर पोटेंट दैन द कार्बन डाइऑक्साइड। भैया कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा डेंजरस है जो मीथेन गैस है एज अ ग्लोबल
एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, वेरी स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, तो टुंड्रा का थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, वेजिटेशन कोई ज़्यादा होती नहीं है यहाँ पे, बहुत ही फ्रजाइल काइंड ऑफ यहाँ पे इकोसिस्टम होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने यहाँ पे देखी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑयल स्पिल माइनिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, उसकी वजह से ये जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा फ्रजाइल होता चला जा रहा है। ठीक है, ये जो पिक्चर है शायद यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट इमेज है, इट्स अ सैटेलाइट इमेज। इस सैटेलाइट इमेज में भी जो है वो रिवर का वाटर जो है वो रेडिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो ऑयल स्पिल है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सैटेलाइट से भी जो है रिवर का कलर जो है वो चेंज हुआ दिखाई दिया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल कैसा हो गया कलर। तो प्रॉब्लम जो है बहुत ग्रेव है एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, मे बी थ्रू सम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, राइट। चलिए, सो दैट वाज अबाउट योर आर्कटिक टुंड्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्पाइन टुंड्रा। तो टुंड्रा है दोनों में, तो डेफिनेटली कंडीशन तो बहुत टेम्परेचर बहुत लो होगा दोनों केस में, चाहे वो अल्पाइन हो चाहे वो हमारा आर्कटिक हो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल्पाइन टुंड्रा। कहाँ पाया जाता है? बहुत हाई माउंटेन्स में पाया जाता है जो स्नो कवर्ड होता है। ठीक है, तो इतना कम टेम्परेचर होता है दैट ट्रीज कैन नॉट ग्रो, उन एरिया में पाया जाता है। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे आपको ये एल्प्स में भी मिलेगा, आपको हिमालय में भी मिलेगा, आपको तिब्बतन रीजन में भी मिलेगा, आपको किलीमंजारो पे भी मिलेगा, आपको फिजी पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा जहाँ पे हाई पीक्स होती हैं। ठीक है, एल्प्स, पेरेनीज, रिफ्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, माउंट किलीमंजारो, तिब्बतन प्लेटू, स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ हिमालय एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपको जो है अल्पाइन टुंड्रा नजर आता है। ठीक है, अच्छा, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा में क्या डिफरेंस होता है? अब ये है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्पाइन टुंड्रा एंड आर्कटिक टुंड्रा? देखिए, आर्कटिक टुंड्रा में क्या था? आर्कटिक टुंड्रा में ग्राउंड जो है इट वाज परमानेंटली फ्रोजन, तो यानी कि देयर वाज ऑलमोस्ट नो ड्रेनेज, रिवर वगैरह ड्रेनेज वहां पे नहीं हो रहा था। लेकिन अल्पाइन टुंड्रा में ऐसा नहीं है। अल्पाइन टुंड्रा की जो सोइल होती है इट इज वेरी वेल ड्रेन्ड, वेरी वेल ड्रेन्ड, इनके थ्रू द रिवर्स, थ्रू स्नोफॉल, थ्रू ग्लेशियर्स। ठीक है, बेसिकली रिवर्स, क्योंकि आपको पता है कि हाई पिक्स माउंटेन में जो है वो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, राइट। जैसे गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, एंड अदर रिवर्स ऑल्सो। तो ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड होता है, यानी कि यहाँ की जो सोइल होती है दिस इज नॉट फ्रोजन, इट इज वेरी वेल ड्रेन्ड। अगर आपको पूछे डिफरेंस, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अल्पाइन एंड द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, अल्पाइन टुंड्रा डज नॉट हैव परमानेंट फ्रोस्ट, यानी कि परमाफ्रोस्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट लाइफ की बात हम लोग करते हैं, प्लांट लाइफ जो है अल्पाइन टुंड्रा में आर्कटिक टुंड्रा के जैसा ही है, इट इज वेरी सिमिलर टू द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, अगर मैं प्लांट लाइफ की बात करूं, वही आपको यहाँ पे लाइकन्स मिलेंगे, बर्चेस मिलेंगे, राइट, वो जो वहाँ पे मिल रहे थे। फोना की बात करूं तो फोना यानी कि एनिमल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें तो कॉमन मिलेंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपका पीका, मार्मट्स, क्लार्क नट क्रैकर, ये नट क्रैकर है, इट्स अ बर्ड, नट क्रैकर माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, कारीबू, माउंटेन गोट, ये माउंटेन गोट आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इट्स अ माउंटेन गोट, इट्स अ कारीबू। ठीक है, इट लुक्स लाइक रेन डियर बट इसका नाम डिफरेंट है। तो कुछ जो है आपको डिफरेंट फोना यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन फ्लोरा जो है वो सिमिलर ही होता है, राइट। सो दैट इज अबाउट योर अल्पाइन टुंड्रा। अब वहाँ पे फॉरेस्ट तो नहीं थे, यहाँ पे फॉरेस्ट तो नहीं थे, ग्राउंड फ्रोजन था, स्नो कंडीशंस थी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो टुंड्रा वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें वी हैव सीन द अल्पाइन टुंड्रा एंड द आर्कटिक टुंड्रा। वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सीन सम issues related to global warming and the human activities which are being done in these areas. Now let's talk about the forest. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट में बी डिफाइंड एज, वैसे कोई ऐसा ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं होती है फॉरेस्ट की, बट लाइक टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी सिंपल मैनर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट में बी डिफाइंड एज अ लार्ज अनकल्टिवेटेड ट्रैक्ट ऑफ द लैंड covered with trees of different species growing close together, growing close together.
क्लोज टुगेदर, ये वर्ड आपने ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक ट्री यहाँ पे है, एक ट्री जो है वो 50 किलोमीटर दूर है, दूसरा जो है 10 किलोमीटर दूर है। दैट कैन नॉट बी सेड एज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि क्लोज ट्री जो है वो क्लोज होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के ट्री होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? फॉरेस्ट के लिए एक कम से कम कुछ टेम्परेचर तो होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, ग्राउंड के अंदर कुछ मॉइस्चर होना चाहिए जिससे अब फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तो उनको डेफिनेटली क्या क्या चाहिए होता है, उनको वाटर चाहिए होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले सकें। सोइल है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ सनलाइट भी होनी चाहिए, तभी तो भैया प्लांट्स ग्रो करेंगे और तभी तो वहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये तो प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, तो उनकी वेजिटेशन के अकॉर्डिंग, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उनको लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम में कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड देयर अबंडेंस, ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूट देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो कहीं पे जो है ट्रीज जो है वो बहुत डेंस होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं। कहीं पे ट्रीज जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में वो ग्रीन होते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में वो अपने लीव्स को जो है शेड कर देते हैं, जिसे पतझड़ वन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज के बारे में बात करूं तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, एवरग्रीन मतलब जो थ्रू आउट ईयर जो है वो ग्रीन होते हैं। तो इन जंगलों में आप कभी जाओगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड सम ग्रीन कवर, राइट। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है दूसरे तरह के होते हैं, जो जनरली जो रेनफॉल सीजन होता है, जो रेनी सीजन होता है, वो उस टाइम पे ग्रीन होते हैं और विंटर सीजन में जो है वो अपने पत्तों को वो जो है झाड़ देते हैं, दे शेड देयर लीव्स। ठीक है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबंडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ पत्ते जो होते हैं उसमें हम बोल सकते हैं ब्रॉड लीफ और नीडल लीफ। ठीक है, ब्रॉड लीफ यानी कि जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, और नीडल लीफ जो है जिनके पत्ते जो है ऐसे ऐसे कोन टाइप के होते हैं। दे आर वेरी लाइक इस तरह के कोन बनाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं नीडल लीफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये, क्योंकि आगे हम लोग करेंगे इसको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड forest into these broad categories: coniferous, temperate and tropical forest। ठीक है, नीचे वाला जो ये पॉइंट है इसको नोट डाउन करना है। अरेंज फ्रॉम हायर टू लोअर लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड, मतलब जब आप पूरे ग्लोब की बात करते हो तो व्हेन यू कम फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर यू विल फाइंड coniferous, temperate and tropical। coniferous, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। जैसे बिटवीन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहां पे आपको मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जो है आपको मिलते हैं जनरली टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, और 60 डिग्री के अराउंड जो है 60, 65, 70, 75 वहाँ पे आपको मिलते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट, और ऊपर से आपको उससे ऊपर मिलता है आपको क्या, आर्कटिक टुंड्रा, राइट। तो ये थोड़ा सा डिवीज़न है, कोई हार्ड एंड फास्ट डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि ये जो बेल्ट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं समर और विंटर के टाइम पे। ठीक है, बट और सेम आपको कंडीशन कहाँ पे मिलती हैं, माउंटेन्स में मिलती हैं। जब आप बहुत माउंटेन पीक्स पे पहुँचते हो जहाँ पे स्नो कवर पीक्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा वहाँ पे अल्पाइन। थोड़ा सा आप नीचे आओगे, थोड़ा अल्पाइन में तो वैसे भी कुछ वेजिटेशन होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप अल्पाइन से आप नीचे आओगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कोनिफरस फॉरेस्ट। थोड़ा सा और नीचे आओगे आपको मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, ग्राउंड पे आओगे, फुट हिल पे आओगे तो आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आप जो है जब हायर लैटिट्यूड या हायर ऑल्टीट्यूड से ट्रैवल करके जो है लोअर तक आते हो तो आपको मिलता है क्या, कोनिफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए टुंड्रा है सबसे ऊपर तो, लेकिन टुंड्रा को मैं फॉरेस्ट तो नहीं कह सकता ना। जब आप माउंटेन में, सपोज आप माउंट एवरेस्ट से आ रहे हो ऊपर से, तो पहले तो आपको टुंड्रा ही मिलेगा, है ना, अल्पाइन टुंड्रा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो कोनिफरस मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो टेम्परेट मिलेगा, थोड़ा और नीचे आओगे तो ट्रॉपिकल मिलेगा।
लेकिन आप टुंड्रा को फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते ना, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इस कैटेगरी में टुंड्रा को नहीं रखा है। टुंड्रा इज अ सेपरेट कैटेगरी, इट इज कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉरेस्ट बिकॉज देर आर नो ग्रोथ ऑफ ट्रीज, राइट। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द कोनिफरस फॉरेस्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट, ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट द कंडीशंस एंड फाइंड आउट द रीजन्स जहाँ पे आपको कोनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये जो ग्रीन पैच आपको नजर आ रहा है ना, ग्रीन पैच, ये वाला ग्रीन पैच आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मिलते हैं कोनिफरस फॉरेस्ट, और इट कैन ऑल्सो बी सेड एज बोरियल फॉरेस्ट। कोनिफरस फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। इससे ऊपर क्या है, ये जो जगह इससे ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हम लोगों ने किया था, क्या था ये, इट वॉज आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। इससे ऊपर जो ये ग्रीन पैच है, यहां पे आपको मिलता है आर्कटिक टुंड्रा, ये आपका पूरा आर्कटिक टुंड्रा वाला पैच है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने करके हटे हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा से जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यू विल फाइंड कोनिफरस फॉरेस्ट। ये जैसा पिक्चर में देख सकते हो, ये है आपके कोनिफरस फॉरेस्ट। ये जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो ये कंप्लीटली इस तरह से नजर आते हैं, पूरा स्नो कवर्ड होता है। विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो पूरा स्नो हो जाता है, और जब समर्स के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो वो इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। कौन से आप समझ सकते हो कि इनके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनके लीव होते हैं, ऐसे वो कोन बनाते हैं, इसीलिए जो है इनको कोनिफरस फॉरेस्ट बोलते हैं। वो इनके लीव्स जो हैं इस तरह से होते हैं, इस तरह से इनके लीव्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से लीव होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको जो है यहाँ पे इनके लीव्स जो है, ब्रांचेस और लीव्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। और नीचे की तरफ ऐसे झुके हुए होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं झुके हुए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो वो ईजिली स्नो को जो है वो नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे ढकेल सकते हैं, ईजिली शेड कर सकते हैं ना, स्नो को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर वो स्ट्रेट ब्रांचेस होती तो भैया स्नो जो होती है यहाँ पे, जब स्नो पड़ता है विंटर के टाइम पे, इट इज़ वेरी हैवी इन वेट, तो ब्रांचेस जो है टूट सकती हैं, ठीक है, ब्रांचेस जो है टूट सकती है। आपने देखा होगा कभी हिली एरियाज में लोग घर कैसे बनाते हैं, घरों के छतें आपने देखी होंगी, है ना, वो छतें भी इस तरह की होती हैं, वो छत भी इस तरह की होती हैं, राइट, इस तरह की छत होती हैं वो। ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब स्नोफॉल होगा तो ईजिली स्नो को यहाँ से ईजिली रिमूव किया जा सकता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो मेल्ट होता है, तो ईजिली जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ वाई। तो चाहे वहाँ पे घर हो, चाहे वहाँ के जो है प्लांट्स हों, सब जो है इसी तरह से होते हैं, कोनिफरस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कोनिफरस फॉरेस्ट, बिकॉज उनके जो पत्ते होते हैं वो कोन टाइप के होते हैं। They are also called boreal forest or they are also called taiga forest. Boreal forest and the taiga forest, right? ये इनका नाम है। It covers over 15% of the Earth's total land area. काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो कवर करते हैं, अराउंड 15 to 16%, ठीक है। Coniferous region in the northern hemisphere is the largest terrestrial biome in the world. लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम है भैया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम इन द वर्ल्ड। एक प्रीलिम्स के लिए आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आप उनको बताओगे कि टाइगा या कोनिफरस फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है। डेफिनेटली हायर लैटिट्यूड्स पे है तो टेम्परेचर कम होगा, हाइयर है तो विंटर जो है, लॉन्ग विंटर्स होती हैं यहाँ पे, एंड शॉर्ट समर जो है वही आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो वही जून जुलाई अगस्त में जो है थोड़ा समर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अदरवाइज तो साल भर जो है 6-7 महीने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। शॉर्ट समर होती हैं, लॉन्ग विंटर होती हैं। नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। वैक्सी आउटर कोट होता है, वैक्सी, ठीक है, वैक्सी आउटर कोर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, विच प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन द फ्रीजिंग वेदर, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है, तो वैक्सी लीव क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाटर को इनके पत्तों में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो भैया बहुत स्मार्टली नेचर ने हर चीज़ को बनाया हुआ है, जैसी जैसी कंडीशन है तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक प्रॉपरली मैकेनिज्म भी दिया हुआ है,
है ना, इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इट वॉज गिवन बाय डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो लोग वहाँ पे प्रॉपरली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, तो नेचर उनको सिलेक्ट करता है कि दैस यस यू कैन सर्वाइव बिकॉज यू हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सराउंडिंग। सो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ही है भैया, ये भी देखो, इनके प्लांट की शेप देखो आप, इन यहाँ पे लीव्स की शेप देखो, यहाँ पे आप लीव्स का करेक्टर देखो, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया से सेटिस्फाई होता है, एक अच्छे से वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इनकी ब्रांच जो है वो सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है पॉइंटेड होती हैं, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। सो दैट स्नो कैन स्लाइड ऑफ देम, स्नो जो है इजिली स्लाइड ऑफ हो सकती है, क्योंकि स्नो का वेट होता है, अदरवाइज तो ब्रांच टूट सकती थी। तो वेरी स्मार्टली जो है नेचर ने ये सब किया हुआ है। फ्लोरा, फ्लोरा यहाँ पे क्या क्या मिलता है, प्लांट लाइफ, एवरग्रीन प्लांट मिलते हैं यहाँ पे, जैसे स्प्रूस, फर, अल्पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज, ठीक है, ये पाइन जो है अल्पाइन से ही लिया गया है वर्ड, स्प्रूस, फर एंड पाइन ट्रीज, ठीक है, स्प्रूस, फर एंड द फाइन ट्रीज, यहाँ पे मेजर फ्लोरा आपका यहाँ पे यही है। फोना में क्या क्या मिलता है, देखिए ज़्यादातर यहाँ पे ग्रास व्रास नहीं मिलती है, क्योंकि ग्राउंड जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ही फ्री जो है फ्रीजिंग कंडीशन होती है ग्राउंड पे, तो ग्रास वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकते। जनरली आपको टोल ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोना, फोना में क्या क्या मिलता है आपका, एनिमल लाइफ में क्या क्या मिलता है, लिंक्स, वुल्फ, बेयर, रेड फॉक्स, हाइला, राना, ठीक है, इस तरह की फोना आपको देखने को मिलती है। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये याद करना ज़रूरी है क्या, देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यस, इसको याद करना ज़रूरी है, पूछता है वो एग्ज़ाम में, वो आपको क्या बोलेगा, आपको कंडीशंस देगा, ठीक है, वो आपको कंडीशन देगा, लॉन्ग विंटर्स वेरी शॉर्ट समर्स, इस तरह से कंडीशन देगा। दूसरी कंडीशन देगा नीडल लीव, नीडल शेप्ड या नीडल लाइक लीव्स, ओके, वैक्सी लीव्स, इस तरह की कंडीशन देगा। फिर वो बोलेगा एरिया फाउंड साउथ ऑफ टुंड्रा, ओके। एक कंडीशन आपको वो दे सकता है कि मेजर वेजिटेशन, मेजर फ्लोरा इज स्प्रूस, फर एंड पाइन ट्रीज। फिर वो आपको ये सारी कंडीशन दे के ये पूछेगा कि नाउ आइडेंटिफाई द रीजन, तब आपको रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में क्या देंगे वो लोग, दे विल गिव यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रीजन। 4 ऑप्शन उसमें से आपको देगा, टुंड्रा, टाइगा, ये वो करके, ठीक है। तो आप अगर आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अगर पता होंगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको। और ऐसा नहीं है कि आपने बैठ के रट्टा मारना है, इसको 2-4 बार आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद हो जाता है, कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है ये रट्टा मारने वाली, ठीक है। रेडवुड स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलती है, जायंट सिकोवा, जायंट सिकोवा, जायंट सिकोवा जो है दिस इज द लार्जेस्ट लिविंग फॉर्म, मतलब जायंट सिकोवा इतना बड़ा पेड़ होता है, जायंट सिकोवा, इट इज लाइक 100+ मीटर जो है लंबा होता है, 100+ मीटर जायंट सिकोवा, बहुत लार्ज ट्री होता है, इट्स ए वेरी वेरी लार्ज ट्री, ठीक है, जायंट सिकोवा। आप थोड़ा सा गूगल यूट्यूब करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जायंट सिकोवा बहुत लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका ये बोरिल फॉरेस्ट के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, कोनिफर्स आर कंसिडर टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवुड टिम्बर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। देखिए पेपर की प्रोडक्शन के लिए जो स्पेशली जैसे न्यूज़पेपर है, इसकी प्रोडक्शन के लिए, या जो नोटबुक्स अगर आपकी बनाई जाती हैं, पेपर की जो डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो कोनिफरस फॉरेस्ट जो ट्रीज पाए जाते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। और पेपर की प्रोडक्शन में जो है कनाडा इज नंबर 1, क्योंकि कनाडा में भी आपका कोनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है भैया कनाडा में हाईली डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड, आज नहीं हिस्टोरिकल उससे ही। सोयल इज नॉट वेरी रिच, सोयल जो है इट इज नॉट वेरी रिच, पोर्टजोल सोयल इज फाउंड, दीज सोइल्स आर एसिडिक एंड आर मिनरल डेफिशिएंट। देखिए जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते होते हैं, पहली बात तो ये एसिडिक होते हैं,
ठीक है, तो जब ये ग्राउंड के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ाएंगे। दूसरा, सोयल बहुत ज़्यादा रिच नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है सोयल बहुत ज़्यादा रिच? देखिए, सोयल जो है रिच तब होगी जब वहाँ पे ह्यूमस मिलेगा, और ह्यूमस वहाँ पे तब मिलता है जब वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होंगे। अब इतनी कम टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ज़्यादा बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेंगे नहीं। जो ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो जो पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं, जो लीव्स होते हैं, वो जब गिरेंगे तो उनका ज़्यादा जल्दी डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है सोइल, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट जो है वो सोइल के अंदर ऐड नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सोइल है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती है। ऊपर से जो थोड़ा सा समर सीजन आता है तो वहाँ पे जो ग्राउंड जो स्नो होती है वो पिघलना स्टार्ट करती है। जब वो पिघलेगी, जो स्नो पिघलती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है। तो ये यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स थे वो वाटर के साथ जो है लीच आउट हो जाते हैं। तो सोइल के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ऑलरेडी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं थे क्योंकि ह्यूमस कम था। ऊपर से जो समर के अंदर जो मेल्टिंग हुआ वो पानी के साथ बह गया। सो दैट इज वाई सोइल इज नॉट वेरी रिच इन दिस कोनिफरस फॉरेस्ट। तो एक बार अगर ना यहाँ पे आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया तो उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा से ट्री ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम हो जाते हैं। तो पोर्टजोल सॉइल यहाँ पे मिलती है, एसिडिक होती है। ठीक है, सॉइल जो है बहुत रिच नहीं होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट के बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट।